एनसीईआरटी फिजिक्स की लाइन बाय लाइन सीरीज में आज हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। इन वीडियोस को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लें और हाइलाइटर वगैरह हो आपके पास तो अच्छा रहेगा, आप भी हाईलाइट कर लें। साथ में पेन और एक नोटबुक होना चाहिए आपके पास, सो दैट कि आप नोट वगैरह भी बनाते रहें, बार बार रीड न करना पड़े बुक को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब कुछ खुद से जस्ट लाइक पेपर रीडिंग आप पूरा का पूरा कम से कम यहाँ तक एक बार रीडिंग लगा लें, उसके बाद ही कंटिन्यू करें। एक बार खुद से रीडिंग लगाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये खुद से रीड करना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्चुअली आती है रीडिंग से ही। तो एक बार यहाँ तक रीड कर लीजिए, वीडियो पॉज करके उसके बाद हम बात करते हैं। पढ़ लिया होगा आपने, रीडिंग कर लिया होगा, कंटिन्यू करते हैं। देखो, इन्होंने बोला है कूलम्स लॉ इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है बताते हैं। अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब क्या है, देखो अभी तक हमें ये तो पता चल गया था सेक्शन 1.4 तक, ये तो 1.5 है, सेक्शन 1.4 तक इतनी बातें पता चल गई हमें कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करते हैं, डिपेंड करते हैं उनके नेचर पे। सिमिलर चार्जेस रिपल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये बातें हो गई है। अब बात आई कि किसी भी चार्ज के ऊपर कोई दूसरा चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, कितने मैग्नीट्यूड के फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है, उसके बारे में बात कौन करता है, कूलम्स लॉ। तो क्वांटिटेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि अब नंबर में, न्यूटन्स में पता चल जाएगा फोर्स कि फोर्स कितना लग रहा है। दूसरी बात, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना। कूलम लॉ वैलिड ही है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, छोटे छोटे चार्जेस हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, यहाँ पे Q1 रखा है, यहाँ पे Q2 रखा है, इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहा है उसकी बात करता है कूलम्स लॉ। अब मान लो कि कहीं किसी ने बोला इतने बड़े बड़े चार्जेस हैं, मान लेते हैं यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, और ये बड़े बड़े चार्जेस हैं। अब इनमें अगर फोर्स पूछा जाए तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा यहाँ पे। या तो यही चार्जेस इतने दूर रखे हों कि ये पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट किया जा सके, तब अप्लाई हो जाएगा कूलम्स लॉ। इसके बारे में उन्होंने अगली लाइन में बोला हुआ है, व्हेन द लीनियर साइज ऑफ द चार्ज्ड बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस separating them, the size may be ignored and the charged bodies are treated as point charge। तो पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट के बारे में पहले भी बात हो चुकी है सेक्शन 1.4 के पहले कल वाली क्लास में, आप देख सकते हैं उसको। तो पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है कूलम्स लॉ। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, डायरेक्ट पूछे जाता है सवाल, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे वो आपका बोर्ड्स हो। आगे देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बड़ा जरूरी है, स्टेटमेंट को मैं एक बार हाईलाइट करता हूं। इट वेरिड एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एक बार इसको रीड करना ढंग से, यही वो स्टेटमेंट है, मेन स्टेटमेंट यही है कूलम का। देखो क्या बोला है, कूलम मेजर्ड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड दैट, उनको क्या मिला कि इट वेरिड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस एंड एक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस। अभी जो पूरा लाइन लिखा हुआ है इसका मैं मतलब बताता हूं आपको। देखो, एक तो उन्होंने ये बोला कि जो फोर्स होता है ना, ये जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच, मान लो ये एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, एक दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, ये है Q1, ये है Q2, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो R, इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो कूलम कहते हैं कि इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसी को मैं स्टेटमेंट में मैथमेटिकली लिख रहा हूँ। फिर इन्होंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये हमने लिख लिया, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस। फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अच्छा, यहाँ पे ये जो मॉड, ये जो इस तरीके का साइन है ना, इसको हम मॉड बोलते हैं। ये किसके लिए यूज किया जाता है, अगर आप किसी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो, ओनली मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस नहीं, साइन से कोई मतलब नहीं है। तो मैग्नीट्यूड को डिनोट करने के लिए ये साइन यूज किया जाता है, ये वाला इस टाइप से, ठीक है। तो इसको देखिए, घबराना मत, मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे।
तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, उसके भी मैग्नीट्यूड। अब फिर इन्होंने बोला कि जब हम इन दोनों को साथ में लिखते हैं तो ये ऐसे इस टाइप से आ जाता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाते हैं तो F बराबर आता है एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये वो फाइनल स्टेटमेंट है, ये वो फाइनल स्टेटमेंट है जहां तक ये ठीक है। तो क्या बोला देखो, अच्छा एक चीज और भी है बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, बहुत ध्यान से देखना है। इन्होंने बोला है कि Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है इन वैक्यूम। अब वैक्यूम का मतलब क्या है, जहां कोई अदर मटेरियल ना हो, अदर मीडियम ना हो, इसके बीच में कोई और मीडियम नहीं होना चाहिए। अगर मीडियम होता उस केस में इनके बीच में कितना फोर्स लगता वो बाद में पढ़ा जाएगा, ऐसा इन्होंने आगे बोल रखा है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बोला, हाउ डिड कूलम अराइव एट दिस लॉ फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। देखो एक स्टेटमेंट और भी बोला जाता है कि जो कूलम लॉ है ये एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट है, एक तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया हुआ है। ये भी आपको याद रखना होता है कि एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड स्टेटमेंट है ये, इसका कोई अलग से प्रूव नहीं है। पर ये आया कैसे, इसके बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पे बात कर रखा है इन्होंने, आप इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसमें, एक बार इसको मिटाता हूँ। देखो ये जो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ना, उसी को मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। क्या लिखा है इन्होंने कि एक टॉर्शनल बैलेंस लिया कूलम जी ने। अब टॉर्शनल बैलेंस क्या है, इस टाइप का एक अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट में एक हमने फाइबर ले लिया। अब ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा फोकस मत करना। कुल मिला के हम दो चार्जेस के डिस्टेंस को वेरी कराना चाहते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि उसका चार्ज भी डिस्टर्ब ना हो और उसकी मैग्नीट्यूड को भी चेंज करना चाहते हैं। तो हमने एक अरेंजमेंट बनाया सो दैट कि हम जान सकें कि अच्छा अगर मैं डिस्टेंस को वेरी कराऊंगा तो कैसे फोर्स चेंज होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड को कम या ज़्यादा करूँ तो कैसे फोर्स वेरी करेगा। इन सब के लिए एक अपरेटस बनाया गया, एक अरेंजमेंट बनाया गया कूलम के द्वारा। तो इसी अरेंजमेंट को, ये लो जो अरेंजमेंट है, इसको हमने टॉर्शनल बैलेंस बोला है। ये एक सेंसिटिव डिवाइस होता है टू मेजर फोर्स। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है टॉर्शनल बैलेंस के बारे में। ये है क्या, देखो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है। अब हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आर को वेरी करा के चेक करना चाहेंगे कि फोर्स कैसे वेरी कर रहा है। कई बार इसके चार्जेस को हम वेरी करा के देखेंगे कि फोर्स कैसे वेरी कर रहा है। तो ये एक अरेंजमेंट है बस। अब हुआ क्या, कूलम जी ने पाया कि भाई जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के। उन्होंने पाया कि जब दोनों ही चार्जेस के मैग्नीट्यूड को आधा आधा कर दिया गया, जब दोनों ही फोर्स चार्जेस के मैग्नीट्यूड को आधा आधा कर दिया गया, तब जो फोर्स है वो 1/4 हो गया। 1/4 देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया यहां से। देखो अगर ये भी आधा हो जाए, ये भी आधा हो जाए, तो ये टोटल कितना बनेगा 1/4। अच्छा इस केस में आर को कांस्टेंट रखना है। फिर कूलम ने क्या किया कि चार्जेस को कांस्टेंट रखा और बोले काम करते हैं कि डिस्टेंस को बदल के आधा कर देते हैं, अब देखते हैं फोर्स कितना हो रहा है। उन्होंने पाया कि जब डिस्टेंस को आधा कर दिया तो फोर्स 4 टाइम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिला के इसी स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जा रहा है। सोचिए देखो, अगर आप इसको 1/2 लिखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा ना, 2 का स्क्वायर। तो बेसिकली फोर्स 4 गुना बढ़ गया जब हमने डिस्टेंस को आधा किया, और जब डिस्टेंस को 2 टाइम्स किया तब फोर्स 1/4 हो गया। यही सब एक्सपेरिमेंट कर करके ये स्टेटमेंट तक पहुंचा गया, और इसी के बारे में ये सब डिटेल में बता रखा है। ये बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब बात आती है इसके ऊपर कि भाई यहाँ पे ये के क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस के। इसके बारे में देखो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है द चॉइस ऑफ के डिटरमाइन द साइज ऑफ यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे के की वैल्यू ये है 9 × 10⁹। इसको आपको याद रखना होता है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कैसे याद होगा, देखो F = होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर के बराबर लिखोगे ना तो ये बन जाएगा F r² अपन Q1 Q2। तो ध्यान से देखोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन चार्ज का स्क्वायर, मतलब कूलम का स्क्वायर, वही तो लिखा है ये। तो जो इसका यूनिट है, यूनिट पे टेंशन नहीं लेना है, यूनिट तो ऐसे निकल जाएगा इस तरीके से।
मैग्नीट्यूड आपको याद रखना है के का, 9 × 10⁹, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या बोला है, द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि यार अगर आप ऐसा करो कि अगर आप मान लो दो चार्जेस लो, दो चार्जेस, और दोनों को एक एक कूलम का लो, 1 कूलम के दो चार्जेस लो, उनके बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर रखो, तो इनके बीच में एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, वो फोर्स की वैल्यू k Q1 Q2 बाई r² लिखोगे, और k की वैल्यू है 9 × 10⁹, तो k Q1 Q2 डिवाइड बाई r², तो ले देखिए 9 × 10⁹ ही आंसर आ जाएगा, न्यूटन फोर्स। इसी बात को यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जब आप Q1 Q2 को r को 1 रखोगे तो F की वैल्यू इतनी आएगी। और आगे बोला है एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड 9 × 10⁹, जो कि मैंने अभी अभी डिराइव किया। यहाँ पे बोला है 1 कूलम इज एविडेंटली टू बिग। इसके बारे में पहले बात हो चुकी है कि 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, इसीलिए माइक्रो कूलम मिली कूलम में हम लोग बात करते रहते हैं। इसके बारे में भी पहले बोल रखा है। अच्छा देखो यहाँ भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर क्या बोला, देखो ये जो कांस्टेंट के है ना, यूजुअली पुट एज 1/4πε0, इसको भी आपको याद रखना है। बेसिकली ये जो के है, कांस्टेंट के, इसको आप 1/4πε0, आप कहोगे ये ε0 क्या चीज़ है, इसके बारे में भी पता चलेगा। एक्चुअली ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसी का वैल्यू आता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, ठीक है। तो क्या बोला है 1/4πε0, इसको क्या पढ़ते हैं ε0, ε0 या ε0, जो भी पढ़ना चाहो आप इसको, ठीक है। कूलम्स लॉ रिटन एज, इसका मतलब F को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। अब ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, कई बार पूछा जाता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चला है, ये डेटा है, आपको याद रखना होता है। ये डेटा तो याद रखना पड़ेगा, ये वाला, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, और इसका कई बार गिवन होता है। और ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखना, 9 × 10⁹ ही मिलेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही कंफ्यूजिंग जो बात आती है यहाँ पे आगे, वेक्टर नोटेशन। दिस इज वेक्टर नोटेशन, कि भाई कूलम लॉ को वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करें। बड़ा मुश्किल लगता है आप लोगों को। कुछ बातें हैं यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक मिनट कुछ सिंप्लीफाई करता हूँ, रुको। अब देखो, एक्चुअली यहाँ पे जो लिखा, पहले इसको रीड कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। बिना रीड किए बढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा ये। एक बार पहले यहाँ से रीड करना शुरू करो, कम से कम इस वाले पॉइंट तक रीड करो, यहाँ तक, उसके बाद कंटिन्यू करो, फिर समझ में आएगी सारी बातें। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग भी है, इतना वाला पोर्शन। तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, सब कुछ क्लियर होने वाला है। देखो, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर, अब भाई हमें ये तो पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज बेटर टू राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन, वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ लिखना है। अब क्या बोला है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 Q2, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे। फिर क्या बोला है, अच्छा फिर इन्होंने बोला है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 डिनोटेड बाय दिस, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 डिनोटेड बाय दिस। ये नोटेशन है। जैसे अगर दो चार्जेस में दो आपको, चार्ज 1 और चार्ज 2, तो 2 वाले के ऊपर फोर्स जो लगेगा और 1 वाले पे जो फोर्स लगेगा, दोनों ही फोर्स जो F की वैल्यू होगी वो डिनोट करने का अलग अलग तरीका होगा, नोटेशन तो अलग अलग होगा ना। तो इन्होंने बोला कि जो
फोर्स ऑन Q1 वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसको मैं F12 बोलूंगा, जबकि 2 वाले पे जो फोर्स लगेगा उसको F21 लिखूंगा। अभी 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 मैं बताता हूं, देखो कैसे होगा। देखो, मान लेते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक चार्ज यहां पे है, इसको ब्लैक से लिखता हूं, एक पॉइंट चार्ज यहां पे है, एक पॉइंट चार्ज यहां पे है। मैंने मान लिया कि ये जो चार्ज है ना, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, ऐसा मैंने मान लिया। थोड़ा ऊपर बनाते हैं, Q1 यहां पे है, Q2 यहां पे है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं। अब हमें करना क्या है, देखो मान लिया कि यहां कहीं पे पॉइंट O है, ओरिजिन, इस पॉइंट पे। एक मिनट, बहुत ध्यान से देखना। हमें ये तो पता है कि Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा होगा, अब वो डिपेंड करता है किधर लगेगा। मैंने मान लिया कि दोनों Q1 और Q2 दोनों का नेचर सेम है, दोनों प्लस प्लस है, ऐसा मान लिया अभी के लिए। तो इन्हीं दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, जो Q2 पे फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। इस फोर्स को मैं बोलूंगा F, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21। क्या लिखूंगा? F21। जबकि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा F12। अब आप कहोगे सर हम याद कैसे रखेंगे? देखो, F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऑर्डर में याद कर लो। कैसे याद करोगे? ऑर्डर में। यह रहा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 के ऊपर 1 की वजह से फोर्स, F21 इस तरीके से दिखाएंगे। तो F2 का मतलब होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसे ही 1 के ऊपर फोर्स ड्यू टू 2, F12, ऑर्डर में याद रख लो। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, देखो ये जो वेक्टर के बारे में बात बोला है उसके बारे में बता रहा हूं। ये जो लिखा ना यहाँ पे, ये सारी बातें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक करके, आपको टेंशन नहीं लेना है। इन्होंने क्या बोला कि ये जो Q2 वाला चार्ज रखा है, ये जिस पोजीशन पे रखा है उसका पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो उसको R2 वेक्टर लिखना है। थोड़ा सा और डार्क ले लेते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जो 2 वाला चार्ज है वो जहां पे रखा गया है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जहां पे रखा गया है, उसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। ऐसे ही ये जो चार्ज 1 है, ये कहीं किसी न किसी पोजीशन पे रखा होगा, वो जिस पोजीशन पे रखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर। अब यहां पे इन्होंने वेक्टर नहीं लगाया है क्योंकि इन्होंने बोल्ड लेटर में दिखा रखा है, हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा। फिर इन्होंने बोला ये देखो कि एक ऐसा वेक्टर, जैसे यहां पे ये O था, एक ऐसा वेक्टर जो 1 से शुरू करके 2 की तरफ जाए। अब इसमें भी कंफ्यूजन होती है आपको, उसको 2-1 बोलते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं कि अगर आप एक ऐसा वेक्टर बनाना चाहते हो जो 1 से 2 की तरफ जाने वाला है तो उसको कैसे डिनोट करोगे? देखो ये सेकेंड वाला चार्ज है ना, R21 का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जो 2 के तरफ हो फ्रॉम 1, एक ऐसा वेक्टर जो 2 के पास आए फ्रॉम 1। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना है। तो R21 वेक्टर जो बना, ये बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल होता है, 11th में आपने पढ़ी रखा होगा। R2 माइनस R1 के बराबर होगा, उसी को यहां पे इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, अब इन्होंने बाद में क्या बोला, देखो ये सारी बातें मैंने बता दी आपको।
आगे देखते हैं। R21 इक्वल टू R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान रहे हमेशा। R21 का मतलब होता है दो के पास एक से शुरू करके, एक से शुरू करके दो के पास तक एक एरो बनाना है, वो R21 वेक्टर बनेगा। इसी तरीके से दो से एक की तरफ बनाना होगा तो R12, और इसका मतलब ये होता है। एक चीज और, एक वेक्टर आपने ऐसा बनाया, अगर ये R21 है तो R12 ऐसा बनेगा, और ये दोनों क्योंकि अपोजिट है इसलिए R21 बराबर होगा माइनस का R12। इसी बात को यहां पे लिख रखा है। उन्होंने ये भी बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दीज आर डिनोटेड बाय जस्ट नंबर्स। R12 बोल्ड लेटर में नहीं है, ये ध्यान से देखो। तो अगर आपने R12 लिखा है तो इसका मतलब होता है जस्ट डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड, और अगर आपने ऐसा लिखा है R12 के ऊपर वेक्टर तो इसका मतलब होता है वेक्टर। खैर, अब इन्होंने क्या बोला देखो, टू डिनोट द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2 वी डिफाइन अ यूनिट वेक्टर। इन सब के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर आप एक से लेके दो की तरफ एक यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अरे भाई, हमें ये तो पता है ना कि R, देखो R21 वेक्टर का कैप मतलब यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 या डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। यहां पे लिख लो, मैं तो कहता हूं इसको लिख लो, डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। इसको हम दिखाते हैं ऐसे, 1 to 2 है ना, तो एक से लेके दो की तरफ लेकर जाना है। मतलब कैसा, जैसे एक यहां पे है, दो यहां पे है, Q1 यहां पे था, Q2 यहां पे था, तो एक ऐसा वेक्टर बनाओ जो एक से शुरू होकर दो की तरफ जाए। तो ये जो वेक्टर बना है इसको R21 वेक्टर बोलेंगे, और इसी R21 का कैप लगा दिया तो ये डायरेक्शन होगा फ्रॉम 1 to 2। इस R21 कैप को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। बहुत डिटेल में जाएंगे तो और भी ज्यादा कंफ्यूज होंगे, आगे बढ़ते हैं। आप तो बस इस चीज को याद रख लो फाइनली, कि देखो अगर मुझे F21 वेक्टर लिखना है तो हर जगह 21 होगा, एक तो ये याद कर लो F21 वेक्टर। अब देख भाई, F21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 2d21। अगर लिखना है तो यहां भी 21 होगा, यहां भी 21 होगा और यहां भी 21 होगा। बस इस बात को याद रख लो, काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे मुश्किल स्टेप यही था यहाँ पे, इसके बाद तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अच्छा, यहाँ पे आगे ये वाला जो डायग्राम बना है इसका मतलब क्या है, इन्होंने बोला, अच्छा वैसे लॉजिकली मुझे पता है, देखो अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के हुए, सेम साइन का मतलब दोनों प्लस प्लस हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि दोनों प्लस प्लस हुए तो Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव आएगा, उस केस में रिपल्सन होगा। जब दोनों सेम टाइप के होंगे तो रिपल्सन होगा, तो फोर्स इधर आएगा। दूसरी बात, अगर दोनों माइनस रहे होते तो तब भी फोर्स इधर ही आता और तब भी Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 ही आता। उसके लिए यहां पे दिखा रखा है। एक चीज और नोट करने वाली है कि R21 वेक्टर हमेशा इधर ही बनेगा, क्योंकि R21 कैप का मतलब है डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। आप यहां पे नोटिस करेंगे कि अगर Q1 Q2 लेस देन 0 हुआ, Q1 Q2 लेस देन 0 का मतलब होता है कि एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, तो Q1 इंटू Q2 नेगेटिव आएगा। इस केस में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन का मतलब इस तरीके से फोर्स लगेगा। तो F21 का डायरेक्शन, F21 और F12 का डायरेक्शन जो भी दिखाना है कि किधर होगा, वो हम इस साइन से पता करेंगे, दोनों का साइन कैसा है। ठीक है, मैं मान के चलता हूं आपको ये बातें क्लियर है। आगे देखो, अब इन्होंने क्या बोला है, तो फाइनली जो हमें एक्सप्रेशन मिला वो ये वाला एक्सप्रेशन मिला कि F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर, R21 का कैप, ये यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं कूलम लॉ के बारे में। क्या बोला इन्होंने, देखो इक्वेशन 1.3, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इज वैलिड फॉर एनी साइन, किसी भी साइन के लिए। बस एक चीज ध्यान रखना, जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आपको चार्जेस को विद साइन रखना है। चार्जेस को अगर आपने विद साइन रखा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सब सेट हो जाएगा।
जो भी जिधर भी आना होगा फोर्स आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। तो आपको क्या करना है कि सब कुछ विद साइन लिखना है, काम हो जाएगा। ठीक है, ये वही बातें हैं जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अभी को, यहाँ पे। इसके बाद क्या बोला है, इफ Q1 Q2 आर ऑपोजिट साइन F21 इज अलोंग माइनस R21। इनका कहना यही है कि अगर ये दोनों नेगेटिव हुए तो R वेक्टर इधर है और फोर्स वेक्टर इधर है, तो अट्रैक्शन को डिनोट करेगा ये, बस इसी बात को बोल रखा है इन्होंने और कुछ नहीं। फिर क्या बोला देखो, द फोर्स F12 ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 1.3 बाय सिंपली इंटरचेंजिंग 1 and 2। भाई सीधी सी बात है, ये जो फॉर्मूला था ये था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर आपको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 चाहिए तो आपको बस 1 2 1 2 1 2 यहाँ 1 2 लिख देना है, एंड विच इज इक्वल टू -2 लिखा है। ये कहाँ से आया, कूलम लॉ एग्री विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। कई बार पूछा जाता है ये कूलम लॉ। यहां पे अगर आप देखो एक्शन रिएक्शन, जो कूलम लॉ में जो फोर्सेस हैं दो चार्जेस के ऊपर, क्या वो एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है? बिल्कुल फॉलो करता है। इसलिए यहां पे लिखा है न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ एग्री करता है कूलम्स लॉ। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है क्या? बोलोगे हाँ, फॉलो करता है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस का फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे लिख रखा है। कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। बहुत ध्यान से देखना है इस बात को कि कूलम लॉ वैक्यूम में रखे दो चार्जेस के बीच में फोर्स की बात करता है। If the charges are placed in a matter or intervening space has matter, मतलब अगर चार्जेस को ऐसी जगह पे रखा गया जहां पे बीच में कोई मीडियम आ जाए तो उनके लिए न्यूटन का ये जो लॉ हमने अभी तक पढ़ा है ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। फिर आगे क्या बोला है, सिचुएशन गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ऐसा बोल रखा है इन्होंने। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.3। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि कूलम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर टू फोर्स बिटवीन टू, एक मिनट, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड न्यूटन्स लॉ। अच्छा, बेसिकली इन्होंने बोला है, पहले तो यहाँ पे बोला कि इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है दोनों, चाहे कूलम लॉ हो चाहे वो, अच्छा ये जो लिखा ना इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, कई बार पूछा जाता है ये जो 1/r² आता है ना, 1/r² बाय फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसी को ऐसे लिखा जाता है इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। फोर्स इज रिलेटेड एज इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसी बात को लिखा गया है उस तरीके से। अब क्या बोला है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। बेसिकली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपैरिजन करना एक तरीके से। अब मैंने क्या बोला है, पहला वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सॉल्व करो इसको, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो और दोनों को डिवाइड करके देखो और कंपेयर करो कि कौन ज्यादा है कौन कम है। यही करना है यहाँ पे। तो देखो इन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर आपने दो चार्जेस लिया, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर +E के बराबर चार्ज होगा प्रोटॉन के ऊपर और इसके ऊपर -E के बराबर, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। मैं मान लेता हूँ कि बीच का डिस्टेंस है R। अट्रैक्शन आएगा, ये तो पता चल रहा है। अब ये जो फोर्स है, अच्छा इसका कुछ मास भी तो होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। अगर ये सारी वैल्यूज पता हो तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे 1/4πε0 Q1 Q2। ये E² कहां से आया, Q1 Q2, ये E² वहां से आया और ये -E यहां से आया, साइन के साथ रख दिया इन्होंने। ठीक है, डिवाइड बाय R²। फिर इन्होंने बोला कि अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहोगे तो G m1 m2/r², ये तो होता है।
उसके बाद अगर आप कंपेयर करना चाहते हो मैग्नीट्यूड वाइज, ये देखो ये मैग्नीट्यूड के लिए यूज किया साइन, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन F ग्रेविटेशन जब डिवाइड करोगे तो ये वाला स्टेटमेंट बनेगा। अब यहाँ पे E की वैल्यू, आप एक काम करना, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रखना। 1/4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर, यहाँ पे 1 लिख दो, ऊपर 1 मान लो, डिवाइड में 4πε0 मान लो, तो इस पूरे की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9। G की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 6.67, 6.67 10⁻11। फिर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी वैल्यू रख के कैलकुलेटर से चेक करना, आप बहुत ही इजीली इस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। इस वैल्यू तक आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज फार ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 1 कर दो। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल मान लिया जाता है कई बार, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनमें इस स्टेटमेंट का डायरेक्ट यूज होगा, IIT JEE नीट या फिर बोर्ड्स के लिए आप बात कर लो। खैर सेकंड वाले में इन्होंने बोला है कि ऑन सिमिलर लाइन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। अब इन्होंने बोला है कि 2 प्रोटॉन को अगर लो तो क्या होगा। भाई 2 प्रोटॉन को लिया, बस वैल्यू तो बदलेगा, प्रोटॉन का मास ही तो बदलेगा, बाकी सब तो सेम है, सब कुछ सिचुएशन सेम मानो, इसके जैसा, इसके जैसा। और कंपेयर करोगे तो यहां पे निकल के आएगा 10⁻36। एक्चुअली यहाँ पे मास दोनों का थोड़ा ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है। तो मास बढ़ने की वजह से आप देख सकते हो कि अब जो फोर्स है वो 10⁻36 गुना ज्यादा है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे 39 टाइम्स था ज्यादा। क्या बोला है, हाउएवर इट विल मेंशन्ड हियर दैट साइन ऑफ, जो भी है इसको पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, एक लाइन ये वाली है, देखना, इन्होंने बोला है कि इनसाइड द न्यूक्लियस के जब आप अंदर जाओगे तो जो 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, मास भी इसके पास, तो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन आएगा, और वो जो रिपल्सन है वो बहुत हाई मैग्नीट्यूड का होता है। मतलब इन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है वो 230 न्यूटन का आ रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सिर्फ 10⁻34 न्यूटन का आ रहा है। अगर ये रेशियो देखोगे ना तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग नेग्लिजिबल है। तो क्या बोला है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर इनॉर्मसली स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। बहुत छोटे डिस्टेंसेस की बात करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड के हो जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इसी बात को यहां पे लिख रखा है। फिर अगले वाले पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, देखो, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्रोटॉन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज सेम एज द मैग्नीट्यूड फोर्स। अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू बतानी है। तो K Q1 Q2 R² वाला फॉर्मूला लगाओगे, यही किया, देखो 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों ही E के बराबर है, और मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है इसलिए साइन यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। तो बेसिकली ये लिखा, तो कैसे, 1/, इसे लिख देता हूँ, 1/4πε0 चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड वाइज, डिवाइड बाय R²। आर की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने 1 मीटर ले लिया है, आई एम श्योर, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्या बोला इन्होंने, अच्छा, व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो आर की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर लेनी है। तो ये फॉर्मूला लगाया इन्होंने, K Q1 Q2 R²। तो यहां से फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पता चल गया। फिर इन्होंने बोला कि
दोनों का एक्सेलरेशन कितना कितना होगा भाई, जैसी सी बात है, अगर एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, इस पर कुछ फोर्स लगा, इस पर कुछ फोर्स लगा, दोनों इक्वली होते हैं, हमने अब तक देख लिया है। तो इस फोर्स की वजह से, जैसे मान लो ये प्रोटॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था, तो प्रोटॉन के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है, रिलीज कर दोगे तो प्रोटॉन भागेगा, उसका एक्सेलरेशन बताना है। हमें ये तो पता ही है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स पता हो तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइड बाई मास। वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है कि फोर्स निकल गया, इसी फोर्स को एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसी फोर्स में डिवाइड कर दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। सिमिलर तरीके से अगर आप एक्सेलरेशन प्रोटॉन के लिए निकालना चाहते हो तो फोर्स डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, वो आ गया एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। आप देखोगे कि प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि प्रोटॉन का एक्सेलरेशन 10⁻19 आया है, यहाँ पे 10⁻22। और दूसरी बात, ये इतनी ह्यूज अमाउंट का, इतने लार्ज मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन है कि दिमाग घूम जाएगा आपका सोच के। क्या बोला देखो, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल field is negligible on the motion of electron. We can conclude that the effect of gravitational field is negligible on motion of electron and it undergo a very large acceleration. इस यही रीजन है कि बहुत सारे टाइम में बहुत बार ऐसा होगा कि जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना चार्जेस के लिए, तो आप ऐसा नोटिस करोगे कि चार्जेस में जो फोर्स की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, वहां ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसका रीजन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट जीरो होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी बात को यहाँ पे इन्होंने एम्फेसाइज कर रखा है, लिख रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। इन्होंने बोला कि दो मेटेलिक स्फीयर हैं आइडेंटिकल, ठीक है, एक के ऊपर कुछ चार्ज है, दूसरे के ऊपर भी कुछ चार्ज है, और वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। मान लिया कि चार्जेस Q1 Q2 इन्होंने चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताया है, बोला है कि कुछ चार्ज है इसके ऊपर और इसके ऊपर भी कुछ चार्ज है। मैंने Q1 Q2 मान लिया और ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हैं। अब आप कहोगे सर ये हाथ क्या है, ये रस्सी क्या है? ये एक अरेंजमेंट बना रखा है, चार्ज को मैं धीरे धीरे मूव करा रहा हूँ और 10 सेंटीमीटर पे पकड़ के रखा हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि फोर्स कितना लग रहा है। यही वाला अरेंजमेंट है ये। अब इन्होंने क्या किया, बोला कि भाई एक काम करते हैं, इससे कांटेक्ट में दूसरा स्फीयर लाओ, इसके भी कांटेक्ट में दूसरा स्फीयर लाओ, और वो दोनों स्फीयर ऐसे होने चाहिए जो अनचार्ज्ड हों। तो दो अनचार्ज स्फीयर को ये ला के इसे कांटेक्ट करा दिए, और जो चार्जिंग बाई इंडक्शन है या कंडक्शन, इसके बारे में इस एनसीईआरटी में तो इन्होंने दिया नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं। जब भी दो आइडेंटिकल कंडक्टर को, जैसे मान लो इसके ऊपर एक कंडक्टर है, यहां पे बता देता हूं मैं, एक कंडक्टर है, अगर इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है, मान लो, चलो 10 कूलम ले लेते हैं, इसको एक दूसरे कंडक्टर के कांटेक्ट में अगर लाओगे, मान लिया कि इसके ऊपर 0 चार्ज है, और अगर आप इसको कांटेक्ट में लाओगे तो जो चार्जेस हैं दोनों के ऊपर, फाइनल चार्जेस दोनों के ऊपर 5 कूलम हो जाएगा। ये कंडक्टर की खास बात होती है। जैसे इनको कांटेक्ट करोगे, ये दोनों चार्जेस को शेयर कर लेते हैं इक्वली, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं इसलिए। अगर आइडेंटिकल नहीं होगे तो इक्वली शेयर नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों आइडेंटिकल है, ये लाके ऐसे सटा दिया, इसको भी सटा दिया। तो लॉजिकली मैं ये बात समझ सकता हूं कि जैसे ही एक आइडेंटिकल स्फीयर को यहाँ पे कांटेक्ट में लाया गया और यहाँ पे कांटेक्ट लाया गया, इसका जो भी चार्ज रहा होगा अब वो आधा हो जाएगा। यही रीजन है कि यहाँ पे चार्ज जो लिखोगे आप Q1/2 लिखोगे, और यहाँ पे चार्ज Q2/2 लिखना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि मैं हाथ को मूव कराया और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कर दिया। एक तो चार्ज घट गया, डिस्टेंस घट गया, चार्ज दोनों पे आधा हो गया और डिस्टेंस को भी आधा कर दिया। इस कंडीशन में बोला है कि जो इनिशियल फोर्स था, फाइनल फोर्स, इस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा था और इस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है, उन दोनों में कंपैरिजन करना है, रेशियो बताना है। तो देखो हमें ये तो पता ही है कि फोर्स बराबर होता है K Q1 Q2/r²। पहले डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, मैं इसको r मान लेता हूं, तो बाद में डिस्टेंस 5 हो गया, 5 का मतलब r/2। तो स्टार्टिंग वाली कंडीशन में अगर फोर्स इतना था तो बाद में फोर्स कितना हो गया, कि Q1/2 Q2/2 डिवाइड बाई r/2 का स्क्वायर, और डिस्टेंस भी आधा हो गया ना।
और ध्यान से अगर देखोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो ये 4 से कट जाएगा, तो एफ सेकेंड कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन में था, तो जो एफ सेकेंड कंडीशन में आया वो तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही आ गया, और यही तो पहले कंडीशन में फोर्स था। इसका मतलब फोर्स बदला ही नहीं। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर पे न लाके इनिशियल डिस्टेंस जितने पे था उतने पे ही रखा रहा होता तो फोर्स बदलता, तो कितना होता? ऑब्वियसली चार्जेस आधे आधे हो गए तो 1/4 हो जाता, तब आंसर 1/4 आता। इसके आगे की क्लास में हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की बात करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज से हमने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जल्दी से सॉल्व करो खुद से। देखो, व्हाट इज द फोर्स, क्या बोला है? व्हाट द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल लिखना जरूरी था क्योंकि पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। हैविंग चार्ज इतना एंड इतना 30 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो, हम ये तो पता है कि जो फोर्स होता है वो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो के कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ MKS में, SI सिस्टम में। Q1 कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। Q2 कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। R कितना है? 30 सेंटीमीटर। ध्यान रहे जब भी सेंटीमीटर वगैरह में हो उसको कन्वर्ट करके मीटर में जरूर लाएं। तो ये 30 डिवाइड बाई 100 मीटर हो जाएगा ना, मतलब 0.3 मीटर। तो फोर्स निकालना है, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻7। और Q2 कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 0.3 का स्क्वायर। तो साथ साथ ये 14 हो जाएगा, 9 5 माइनस का, देखो 9 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5 हो जाना चाहिए, डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये माइनस इससे कट जाएगा, तो ये 10⁻⁻3 बचेगा, और ये 9 से कट गया, तो ये बचा 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। या आप इसको 6 मिली न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये बोल सकते हैं। उन चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो 6 मिली न्यूटन के इक्वल लग रहा है। ऐसे देखो अगला सवाल क्या दिया इन्होंने, द इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑन 2 स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस। अच्छा, दोनों का इतना ही दे रखा है ना, ये दे रखा है चार्जेस 0.2 न्यूटन के बराबर दिया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फीयर, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा है। तो देखो सबसे पहला स्टेप फॉर्मूला लिख दो, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमसे R पूछा है, फोर्स गिवन है, फोर्स कितना गिवन है? 0.2। के हमें पता है 9 इंटू 10⁻9। Q1 दिया है 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो ये बन जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये कन्वर्जन जरूरी है क्या? 10⁻⁻6 लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, अदरवाइज आंसर गड़बड़ हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सब कुछ SI में होना चाहिए, मीटर किलोग्राम सेकेंड वाले में, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए। अच्छा, सिमिलर तरीके से अगर Q2 निकालोगे तो कितना आएगा? माइनस का 0.8। एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज। ये मैग्नीट्यूड लगाने का तरीका समझ में आ गया आपको? तो मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा? 0.8 माइक्रोकूलम, जिसका मतलब होगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 इंटू 10⁻⁻7, और इसको लिख सकते हो 8 इंटू 10⁻⁻7। सिंपल, इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज हमने लिख दिया। अब R पूछा है तो वैल्यू रख दो, वैल्यू रखो कितना रहे, तो ये 0.2 फोर्स की जगह पर रख दिया ये वैल्यू, ठीक है। K है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻7। Q2 कितना है? 8 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो R पता करना है, तो देखो ये 32 और ये ठीक है, एक काम करते हैं, ये बन गया आर स्क्वायर 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻7 14, तो ये 5 हो जाएगा ना, 10⁻⁻5। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
ये बन गया 32 या बटा 0.2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको तो ये बन जाएगा -1। तो ये 9 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 32 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻1। तो -4 बचेगा, ये 16 बन जाएगा। तो 9 इंटू 32 इंटू 10⁻⁻4 ये आया है r²। तो r कितना आ जाएगा, रूट ले लो तो ये बन जाएगा 3। अच्छा ये तो 16 बन जाएगा ना, 216 टाइम्स, तो ये 4 बन जाएगा इंटू 10⁻⁻2। तो 4 तियाँ 12, तो r की वैल्यू आई है 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और सेंटीमीटर में यही कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 100 कर दोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो बेसिकली ये 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम खैर कंप्लीट कर पाए। और भी बहुत सारी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। खैर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।